Good evening, students. So I welcome you all again to the Physics Vision classes. और आज हमने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करना है. तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. What are these quantities and how these are calculated? In today's lecture, we will do some examples on that. Okay, so let's start with this. तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जो है वो उसकी एग्जांपल करते हैं. तो डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं दैट दिस इज अ डेल ऑपरेटर एंड व्हेन दिस डेल ऑपरेटर इज ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर फील्ड then we get a vector, new vector, that is called a gradient of this scalar field. Okay, gradient of a scalar is a vector. ये हमने पढ़ा था. तो अब कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है. So let's take the famous position vector which is given as r is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. And what will be its magnitude? Its magnitude is given by अंडर रूट ऑफ आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा. कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. ठीक हो गया. एंड अंडर रूट ऑफ दिस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ग्रेडियंट ऑफ समथिंग which is taken for a scalar field. तो हम इसका ग्रेडियंट लेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेडियंट ऑफ दिस. लेट अस कैलकुलेट इट. तो ये क्या होगा? दिस विल बी गिवन बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल जेड के कैप. दिस इज अवर डेल ऑपरेटर, हमने लिखा हुआ है पहले ही. और r कितना है? r इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ. दिस इज अवर r. ओके, नाउ व्हाट विल वी डू? वी विल टेक इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z. तो इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आएगा. So first component देखते हैं पहले. Okay, so that will be first component will be derivative with respect to x-axis of what? Of x square plus y square plus z square power half. इसका x-axis के with respect to derivative देखेंगे i cap के साथ, plus same काम करेंगे with respect to y-axis and with respect to z-axis. Let us calculate this factor first. What will be its derivative with respect to x? हाफ जो है पावर नीचे आ गई, जो भी फंक्शन हुआ उसकी एक पावर कम कर दी, तो कम करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ माइनस वन. ओके, एंड देन द चेन रूल के अब जो अंदर वाला फंक्शन है पावर के बिना, उसका अलग से डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ओनली विद द x एक्सिस. प्लस सिमिलरली वी विल राइट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. सेम चीज का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर हाफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू j कैप. ओके, और ऐसे ही हम z के विद रिस्पेक्ट टू भी देखेंगे, इसी टर्म का डेरिवेटिव और k कैप साथ में लगाएंगे. तो y के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं. पहली टर्म हमने कैलकुलेट कर ली है, वो है ये. दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. फॉर द सेकंड टर्म व्हाट विल वी गेट? विल गेट द सेम थिंग. फर्स्ट टर्म विल बी सेम, हाफ वैसे ही, पावर नीचे आएगी, पावर जो है एक कम होगी, तो ये फैक्टर तो सेम हो जाएगा. हाफ एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर विल बी हाफ माइनस वन. ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं. आगे क्या है? हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया अंदर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स.
but now the derivative is with respect to y, derivative is with respect to y, अंदर वाली टर्म सेम जो भी है और उसके साथ आएगा j cap, and similarly this will be the same case for zx is half and x square plus y square plus z square power half minus 1 will be same even in that case, and derivative with respect to z of the term inside the power and last will be k cap. Okay, so this is our derivative. Now let us calculate and find out its value. कितनी होगी? ये होगा हाफ तो सेम रहेगा, हाफ तो सेम रहेगा. ओके, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर विल बी माइनस हाफ. माइनस हाफ मतलब ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा और कितना में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में आ गया. ओके, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी derivative of this with respect to x axis will be 2x. okay, so it is 2x I cap. ठीक हो गया. similarly with respect to y, जो अपॉन वाला फैक्टर है ये वाला सेम रहेगा, so this will be same x square plus y square plus z square. और जो y के with respect to derivative देखेंगे हम, that will be 2y now, 2y j cap, और प्लस सिमिलरली फॉर z इट विल बी 2z k कैप, एंड अपॉन में जो है वो सेम फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ओके, सो दिस इज कॉमन नाउ. फर्स्टली लेट अस कैंसिल आउट दिस 2 with 2, this 2 with this 2 and this 2 with this 2, और ये जो अपॉन वाला फैक्टर है दिस इज कॉमन. कितना होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और ऊपर वाला क्या है? फर्स्ट टर्म आई है एक्स आई कैप प्लस सेकेंड टर्म है वाई जे कैप प्लस थर्ड टर्म है जेड के कैप. इस वेक्टर को आप देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट? दिस इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये किसके इक्वल है? ये है आर मैग्नीट्यूड के, ऊपर लिखा हमने. ठीक है, सो दिस इज आर मैग्नीट्यूड, एंड अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज नोन एज, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया दैट ग्रेडियंट ऑफ r is equal to r cap, r cap. ओके, और वैसे भी हम समझते हैं, ये हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस के टाइम पे भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझी थी जब ग्रेडियंट की, तो उसमें भी सीखा था दैट व्हाट इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम असेंट और डिसेंट, जिसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा हो, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. और r का पोजीशन वेक्टर का मैक्सिमम चेंज होता किसमें है? r की रेडियल डायरेक्शन में ही होता है. वही वाली डायरेक्शन यहाँ पे आ गई, और यूनिट वेक्टर हमने उसका मैग्नीट्यूड यूनिट ले लिया, मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेट करके आया. इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्सटेंड दिस प्रॉब्लम टू nth लेवल. ओके, r raised to the power n, जनरल केस. लेट्स डू दिस. सो दिस विल बी डेल ऑफ, व्हाट विल बी r पावर n? It will be summation of x I square power n by 2. Okay, notice this thing, kindly notice this thing. What I am doing, I am writing it x square, जो अभी रेड पेन से मैं लिख रहा हूं उस वाले को क्वांटिटी को ध्यान से देखना. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हम लिखते हैं आर स्क्वायर, आर. ठीक है, उसमें लिखते हैं. मैं इसे लिख रहा हूं एक्स 1 स्क्वायर प्लस एक्स 2 स्क्वायर प्लस एक्स 3 स्क्वायर. वी विल यूज दिस नोटेशन ऑनवर्ड्स. x को x1 लिख दिया, इसे x2 लिख दिया, इसे x3 लिख दिया, एंड दिस विल बिकम समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3.
1 2 3, ठीक है, यहां तक लिखते हैं हम। तो इस नोटेशन को अब हम यूज करेंगे, जहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखना होगा वहां पे हम समेशन एक्स आई स्क्वायर लिख देंगे, एंड आई हियर इज फ्रॉम 1 to 3। okay, it can be used in this way, so it will be a little bit easier to write it down। तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालने के लिए सेम वे, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ जो भी टर्म है समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर n by 2, ओके, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, प्लस कर्ल बाय कर्ल y, इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, y एक्सिस मींस x2, ओके, और इसी का विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस, z एक्सिस मींस x3 xi square। just I am using it in a shorthand notation for the convenience in writing। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देखते हैं, y और z का सिमिलर केस निकल जाएगा सिमेट्रिक से। तो पहले पावर को नीचे उतारो, उसके बाद क्या करो, पावर को एक कम करो, डेरिवेटिव का रूल n by 2 minus 1। उसके बाद क्या करो, उसके बाद डेरिवेटिव देखो विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डेरिवेटिव, समेशन एक्स आई स्क्वायर। मैं एक्सटेंड कर देता हूं इसे, यहां पे पूरा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आई कैप, सिमिलर टू द प्रीवियस केस। देन वी विल सी द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ऐसे ही देखेंगे। ये कितना आएगा, अब ये आएगा n by 2, सेम रहेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर, एक स्टेप में और लिख देता हूं, पावर कितनी होगी n माइनस 2 अपॉन 2, ओके, एंड ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वही से फिर से 2x आई कैप, प्लस ऐसे ही आगे चलेगा, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं कि ये कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो ये अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल होगा, सभी में कैंसिल होगा, हो गया। इसके बाद क्या बचा, n, इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 1 by 2, दिस इज r, r कितना था, r was equal to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो ये समेशन एक्स आई स्क्वायर है और ये पावर कितनी है, पावर है हाफ। तो दिस टर्म इज r, दिस टर्म इज r। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ r पावर n माइनस 2, ओके, और ब्रैकेट में बाकी का डेरिवेटिव, ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक हो गया। सॉल्व करो आगे, ये कितना होगा, n r n माइनस 2, एंड दिस इज r वेक्टर, make sure about it, okay, which can be written as, in the next step, which can be written as r into r unit vector, r cap, ठीक। so r vector can be written in this way, और ये पावर प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ r पावर n। जनरलाइज रिजल्ट निकाल लिया हमने, अच्छा है, ये पेपर में काम आएगा। अगर सीधा रिजल्ट है तो आपको हर बार अलग अलग ग्रेडियंट नहीं निकालने की जरूरत, ये हमारा रिजल्ट आ गया। सो दिस इज फॉर r पावर n। अब r की कितनी पावर आ जाए, सिंपल डेरिवेटिव वाला, वैसे भी हमें पता है ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट टेक्निकली तो एक डेरिवेटिव है और कुछ नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फील्ड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। और डेरिवेटिव आपको फॉर्मूला मालूम ही है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन पावर n हो तो आप n इंटू फंक्शन पावर n माइनस 1 कर देते हैं। और ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन को, क्योंकि हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, डायरेक्शन हम इस यूनिट वेक्टर से ले लेते हैं, ठीक है। और
आपने देखा भी, अगर हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए किया था तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा ऑफ r कितना आएगा, 1 इंटू आर पावर 1 माइनस 1 इंटू आर कैप, दैट इज आर कैप. दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन अवर अर्लियर केस इन द फर्स्ट एग्जांपल. ठीक, एक और इंटरेस्टिंग केस कर सकते हैं. लेट अस पुट n इज इक्वल टू -1. n is equal to -1. What will be its value then? Delta of 1 by r. Gradient of 1 by r निकालना है आपको. कितना होगा? Just put n is equal to 1 here, -1 here. So it will be -1 r power -1 into r cap. कितना बन गया? ये बन गया minus of r cap divided by r square. सिमिलर टू द डेरिवेटिव, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर. तो आप इस तरह से r के सारे रिजल्ट्स याद कर सकते हो और समझ सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज द केस फॉर ग्रेडियंट. नाउ लेट अस डू द सेकंड एग्जांपल, डाइवर्जेंस. इसका भी डाइवर्जेंस हम सेम क्वांटिटी का निकालते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस, कि हमें समझ में आए चीज हो क्या रही है. तो बट divergence is taken for a vector quantity and taken as a dot product of del operator with the vector quantity. Vector quantity हमने कौन सी ली, r vector ले लिया. r vector इसी की हम बात करते आ रहे हैं शुरू से, which is xi cap plus yj cap plus zk cap. ओके, ये भी हो गया. सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा. सो इट विल बी कर्ल बाय कर्ल x i cap प्लस कर्ल बाय कर्ल y j cap प्लस कर्ल बाय कर्ल z k cap. डॉट प्रोडक्ट विद x i cap प्लस y j cap प्लस z k cap. Okay, so now we will take dot product of these two vectors, and which is taken as I with I, j with j, k with k. You know this thing, I with I only, I dot j is 0, I dot k is 0, j with j only because j with the rest of the two is 0, and k with k only. तो इसे सॉल्व कर लो. सॉल्व करके कितना आएगा, आएगा कर्ल बाय कर्ल x ऑफ x प्लस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ y प्लस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ z. और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 plus y with y and z with z, all these are 1, total is 3, that is our divergence. So del dot r is given as, its value is given as 3, scalar. हमें पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो अब आपने ये लिया और इससे आंसर हमारा स्केलर में आ गया. ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक बार कर्ल भी निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस करेंगे हम. ठीक, तो अगर हम डेल क्रॉस आर देखें, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, डेल निकालते हैं, तो लेट्स सी कितना आता है. इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, डेल. डेल ऑपरेटर क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल जेड. ओके, व्हाट इज आर वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दिस इज अवर आर वेक्टर. तो हमने अब लिख दिया. अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, हमें मालूम है. आई कैप लिखेंगे और फिर बाकी दोनों को जो बच गए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट. तो यहाँ पे हम उसे लिख देते हैं. आई कैप के साथ क्या आएगा, आई कैप के साथ आएगा कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ जेड. सो इट इज कर्ली जेड बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली वाई बाय कर्ली जेड, फिर माइनस जे कैप, और जे कैप में कितना आएगा, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली एक्स बाय कर्ली जेड. ओके, प्लस के कैप. के कैप में कितना आएगा, इट विल बी कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली एक्स बाय कर्ली वाई. All these terms are 0 because z does not depend upon y, it does not vary with y, so this is 0.
This is similarly, this is 0. These two are also 0. These two are also 0 because x, y and z are independent of each other. These are mutually independent x's or variables. So all these are 0. So this is 0. So curl of position vector is 0. अब फिजिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब हमने की थी उसमें भी सीखा था. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या सीखा था कि कर्ल जो है वो रोटेशनल इफेक्ट देता है, रोटेशनल इफेक्ट. और पोजीशन वेक्टर जो है वो सिंपल, वो ग्रेडियंट की तरह जाता है, वो ऐसे जाता है, ठीक है, वो बाहर को निकल रहा है, एक्सटेंड कर रहा है या वापस आ रहा है, लेकिन वो घूम नहीं रहा उसी जगह पे. सो पोजीशन वेक्टर जो है वो इररोटेशनल वेक्टर होता है. The vectors whose curl are zero, those vectors are known as irrotational, जिनमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो 0 होता है इसमें. तो यहाँ पे हमने ये भी इसका कर्ल भी निकाल लिया और हमारा इस तरह से है. बेसिक आइडिया ये है कि आपको इस तरह की कैलकुलेशंस करनी है. कर्ल के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इस तरह से, ठीक है. डाइवर्जेंस के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है इस तरह से, और ग्रेडियंट के लिए आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी है जिसमें x, y और z के विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है और उन्हें वेक्टर की फॉर्म में लिखना है. सो दीज वर आवर क्वेश्चंस ऑन डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल. और क्वेश्चन सीखते हैं. लेट्स टेक सम जनरल वेक्टर. ओके, लेट्स टेक अनदर वेक्टर. Let's take some scalar field first. This is, let's say, x square minus yz. This is a scalar field. Okay, you need to calculate its gradient. So let's do that. What will we do? We'll take the del operator on this, curl by curl x on this x square minus yz I cap, plus curl by curl y on this operator x square minus yz j cap, plus curl by curl z on the same vector scalar field x square minus yz k cap. ओके, अब डेरिवेटिव ले लो इसका. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा? 2x i cap, प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा? दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस z. पार्शियल डेरिवेटिव है, सो दिस विल बी माइनस जेड जे कैप, प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस लोगे तो कितना आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव अगेन, y इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ z ओनली, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ओनली काउंट करेंगे. सो दिस इज गिवन बाय 2x i कैप माइनस z j कैप माइनस y k कैप. Sometimes its value is asked at certain point. Let's say the given point, we need to find the gradient of this function at point 1 1 1. Let's say this thing. तो अब क्या करेंगे हम? फाइनली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे and then we will put the value of x, y and z in this. All are 1. So I substituted this. This becomes 2i cap minus j cap minus k cap. इस तरह से हम कैलकुलेशंस सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. ग्रेडियंट का एक क्वेश्चन हो गया. अब एक क्वेश्चन और देखते हैं डाइवर्जेंस का, जिसमें जनरल आर नहीं ले रहे, थोड़ा डिफिकल्ट आर ले लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5. तो डाइवर्जेंस ले लेते हैं. डाइवर्जेंस में एक जनरल आर वेक्टर लिया था हमने पहले. लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. लेट्स डिवाइड इट बाय आर क्यूब. ओके, आर क्यूब. तो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा. तो पहले वेक्टर को सही सही कैलकुलेट कर लें. दिस इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 है ना. ये हो गया. ये फंक्शन है हमारे पास. इसे आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डेरिवेटिव लेके और सॉल्व करके बताना है कि कितना आएगा. तो कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है.
देखो इसमें ये डेल ऑपरेटर होता है जिसमें अब सबसे पहला डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। कौन सी टर्म का? सिर्फ आई कैप वाली टर्म का। आई कैप वाली टर्म कितनी है? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये वाली हमारी सिर्फ आई कैप वाली टर्म। सबसे पहले हम सिर्फ इसे ही सॉल्व कर रहे हैं, इसे ही सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड इन द नेक्स्ट टर्म विद द यूजिंग सिमेट्री। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? क्वेश्चन रूल लगा देते हैं हम। क्वेश्चन रूल में हम क्या करते होते हैं? क्वेश्चन रूल में हम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे ऊपर लिखते हैं एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे ऊपर लिख दिया। ओके, देन व्हाट वी डू, वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ओनली। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 x इज 1, फिर माइनस साइन लगाते हो, फिर आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हो एंड देन व्हाट वी डू, वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म कौन सी है? उसमें 3/2 आ जाएगा नीचे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो जाएगी एक कम, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 एंड देन वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज दैट इज 2x और डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका हम क्या करते हैं, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। ओके, सो टर्म देखते हैं बाकी। पहली टर्म तो सेम ही है, मैं इसे फिर से अब समेशन एक्स आई स्क्वायर लिख रहा हूं जो हमने पहले सीखा था कि क्या होता है। समेशन एक्स आई स्क्वायर दिस इज 3/2, ये तो सेम हो गया। ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म? 2 से 2 कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 3x इंटू एक्स दैट इज 3x स्क्वायर। अंदर वाला जो है वो समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर हाफ, ये सेम है, ये एज इट इज लिख दिया। और डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय है समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 2 से 2 कट जाएगा पावर 3। सो दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 3। ओके, so this is our result for x-axis. Now let us notice it for, let's do it for y-axis. What will happen in case of y when there will be derivative with respect to y? This is our first term. Okay, second में क्या होगा? जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर लिखोगे वो तो सेम होगा और y का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y दैट विल बी 1। ओके, फिर माइनस लिखोगे, फिर यहां लिखोगे y, ध्यान से रखना, इसी के ऊपर रेड पेन से लिख के बता रहा हूं y। फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव वो तो सेम ही रहेगा, 3/2 पावर नीचे आएगी, 1/2 पावर ऊपर रहेगी। और जब अंदर वाली का डेरिवेटिव लोगे, इस बार आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सो हियर वी विल गेट 2y। ओके, 2 से 2 फिर से कटेगा, y यहां पे भी आ जाएगा। तो जो चेंज हुआ वो सिर्फ ये कि यहां पे 2 जगह पे y आ गया और बाकी नीचे वाला भी सेम है। तो क्या चेंज हुआ? x स्क्वायर की जगह यहां पे जब आप y वाला केस निकालोगे तो कितना आएगा? y वाले केस में आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 3/2 और हम यहां पे अगर 1 भर दें, यहां पे 1 भर दें तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? नेक्स्ट टर्म में यहां पे सिर्फ x1 की जगह x2 हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम। ओके, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ z? यहां पे x1 हुआ, बाकी सब सेम, x1 का x2 हुआ, बाकी सब सेम। z के केस में यहां पे x3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, सो लेट्स डू इट अगेन, राइट इट अगेन
and add all the values. ओके, so let's do it. अब क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ टोटल हम लिख रहे थे r अपॉन आर क्यूब, इसका डाइवर्जेंस में हम क्या देखेंगे, देखेंगे कि पहली टर्म सेम आएगी तीनों में, पहले x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी, z एक्सिस में भी, तो ये टर्म नीचे वाली कॉमन आएगी, पहले इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूं, समेशन एक्स आई स्क्वायर का क्यूब, ये तीनों में है तो इसको हम बॉदर नहीं करते, ठीक है। अब अंदर वाली टर्म देखते हैं, ये वाली भी तीनों में आएगी और सेम आएगी, तो ये क्या हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 3/2, ये हो गया, माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर और 3, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तीनों में आएगा, ठीक है, 3 और समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर हाफ, ये तीनों में है तो इसे कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा, पहले में आएगा x1 स्क्वायर, दूसरे में आएगा x2 स्क्वायर और तीसरे में आएगा x3 स्क्वायर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और अब इसे आप सॉल्व करोगे, बाहर वाला तो सेम रहेगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने वाला, पावर 3 सेम रहेगा, अंदर क्या रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 3/2 माइनस ये देखने वाला फैक्टर है। अब ये क्या बन गया, ये बन गया समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर हाफ, ये कितना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 1, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 1 प्लस हाफ 3/2 बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कितना बना, 3 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर पावर 3/2, ये बन गया हमारा फैक्टर, और ये दोनों आपस में कट गए, कितना आंसर दे दिया, 0, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, divergence of this field is 0. This is known as solenoidal, जिसका डाइवर्जेंस 0 हो उसे सोलेनोइडल बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये इस तरह से डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक, ओके ग्रेट। तो लास्ट पार्ट करते हैं, कुछ रिजल्ट्स मैं सीधा लिख देता हूं, कर्ल में भी और उसमें भी, वो आपको एज एन एक्सरसाइज और एज एन असाइनमेंट आपने करने हैं, नहीं होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अगले लेक्चर में आपको वो वाले क्वेश्चंस भी पूरे करवा दूंगा, फिजिकली मैं समझा दूंगा अभी कि क्या होता है, ओके। सो दिस इज 0, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि डाइवर्जेंस अगर आप देखो, किसका, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड चाहिए होता है, वेक्टर फील्ड हमने कहां से लिया, बाय कर्ल ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, किसी भी वेक्टर का कर्ल देखते हो, किसी भी वेक्टर का कर्ल देखते हो तो वो एक वेक्टर आता है, और वेक्टर का फाइनल डाइवर्जेंस देखते हो तो वो एक स्केलर आता है, नंबर, आपको ये प्रूव करना है दैट दिस स्केलर नंबर, दिस नंबर इज 0, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। ज्योमेट्रिकली समझते हैं, ज्योमेट्रिकली देखो क्या हो रहा है, किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या बताता है, ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या बताता है, वो बताता है कि उसमें रोटेशनल इफेक्ट कितना है, रोटेशनल इफेक्ट, तो ये जो वेक्टर आएगा नया, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज दिस वेक्टर, और वो बताएगा क्या, रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम ये देखें कि वो फैल कितना रहा है, वो डाइवर्ज कितना हो रहा है, तो वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो फैल तो रहा ही नहीं, उसमें कितना वेक्टर आ गए हमारे पास रिजल्टेंट में, जो सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोटेशनल कंपोनेंट आ गया। अगर रोटेशन वाले का आप फैलाव देखोगे, डाइवर्जेंस देखोगे, वो कितना आएगा, 0 आएगा,
So physically it is absolutely okay. If we take a curl of any vector and then see the divergence in that, it is always 0. You need to prove it mathematically. This is your assignment question or an exercise question. Similarly, there is a very good result, one more result in this sense, and that is curl of a gradient of a scalar field is 0. This is also 0. Same स्केलर फील्ड का आप एक ग्रेडियंट देखोगे तो वो क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वेक्टर का अगर आप कर्ल देखोगे तो वो बताएगा कि रोटेशन कितना है. पर ग्रेडियंट क्या देता है, ग्रेडियंट तो ये बताता है कि उसकी मैक्सिमम इंक्रीज की डायरेक्शन कौन सी है. ये तो इंक्रीज और डिक्रीज दे रहा है, ये रोटेशन थोड़ी दे रहा है. तो अगर आप किसी का मैक्सिमम डायरेक्शन देख लोगे इंक्रीज या डिक्रीज की, उस डायरेक्शन में कर्ल देखोगे तो उसमें कोई कर्ल नहीं होगा, दैट विल बी इररोटेशनल वेक्टर. ओके, सो अगर आप किसी का स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट देखते हो और उसमें फिर आप कर्ल देखते हो तो दैट विल बी 0 ऑलवेज. यू नीड टू कैलकुलेट इट अगेन और प्रूव इट मैथमेटिकली. कैसे करोगे, इसका ग्रेडियंट ले लो और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इस तरह से सेम आंसर आ जाएगा. दिस इज योर कर्ल वेक्टर, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड. डेल ऑपरेटर लिख दिया और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड. इस तरह से पिछला भी ऐसे ही करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है. यू कैन डू इट एज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके, one last point, very interesting, very good point in this, which is particularly used in case of electric field, electricity और magnetism. उस बुक में करते हो आप, क्या है, that curl of electric field is always 0. this is 0. मैक्सवेल इक्वेशन में भी लिखते हो आप इसे, है ना. तो यहां पे क्या है, that curl of an electric field intensity, this is electric field intensity, is always 0. कैसे प्रूव करोगे, सिंपल पिछले रिजल्ट से. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल. दिस इज पोटेंशियल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी. ठीक है, और हमेशा ये फॉर्मूला आपका पढ़ा हुआ है आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बुक में. तो ये वाला जो है ये क्या हो गया, V ग्रेडियंट का आप फॉर्म में लिख सकते हो, और ग्रेडियंट का कर्ल आपको पता है हमेशा 0 होता है. सो दिस इज ऑल्सो ए इररोटेशनल वेक्टर, दिस इज ऑल्सो एन इररोटेशनल वेक्टर. ठीक है, इस तरह से ये आप क्वेश्चंस आते हैं आपको पेपर में, और ये आप कर सकते हो आराम से. आपको बेसिक आइडिया, सिंपल 3 डेफिनेशंस हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, वो याद रखनी है, समझनी है, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको पेपर में, कंपटीशन में भी, सिंपल एक सब्जेक्टिव एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, दोनों में काम आएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस इन different in various exams or in different topics of any subject of particularly of electricity and magnetism. ठीक, चलो ठीक है जी, आप वीडियो आराम से देखो, जो भी डाउट होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में, अगले लाइव क्लास में, या फिर जो भी हम उसमें कवर कर लेंगे, उसे जो भी होगा उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के भी डाल सकता हूं. अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में. तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और वीडियोस को लाइक करते रहो. ओके.